Hello everyone, I am Neel Kamal and today we are going to learn class 8 history tribal, Dikus and vision of golden age। इस चैप्टर की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है और आज मैं इसका ये लास्ट वीडियो बना रही हूँ। ऑल्दो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे शॉर्ट्स डाले हैं जो आप देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको जोड़ दूँ तब आगे बढ़ूँगी, क्योंकि पीछे बिना जुड़े हुए यदि हम आगे जाएंगे तो पीछे की चीज़ें शायद हम भूल जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपका टाइटल जो है ना, यही आपकी समझ को बहुत क्लियर कर देता है यदि आप टाइटल को ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्राइबल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्राइबल 4 ग्रुप्स में विभाजित थे, यदि आपको ध्यान होगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में थे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, सेकेंड में थे हंटर गैदरर्स, थर्ड में थे नोमैड्स पैस्टोरलिस्ट्स और फोर्थ में थे सेटल्ड पीजेंट्स, ठीक है। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे वो इन 4 भागों में बटे हुए थे। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, लेकिन अभी वापस पीछे थोड़ा समझाने की ज़रूरत इस वजह से है ताकि टॉपिक के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। इसके बाद आते हैं डिकूज पे। तो डिकूज के लिए भी हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। डिकूज में आपको ध्यान होगा कि एक तरफ थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, तो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रॉब्लम क्या थी? डिकूज एक्चुअली ये मानते किसको थे? डिकूज एक्चुअली ये आउटसाइडर्स को कहते थे, जो भी आउटसाइडर जो इनके जंगल के बाहर के लोग थे। अब ट्रेडर्स जो थे ये इनसे किसी भी सामान की कीमत बहुत ज़्यादा लेते थे, हाई प्राइस में अपना कोई सामान बेचते थे, इसीलिए इन्हें पसंद नहीं करते थे, हाई प्राइस में बेचते थे, ठीक है। और मनी लेंडर्स जो थे वो लोन तो प्रोवाइड करते थे, लेकिन पर बहुत ही ज़्यादा हाई रेट के इंटरेस्ट के साथ उनको लोन देते थे। तो यहाँ इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था, ठीक है, हाई रेट के इंटरेस्ट पे लोन देते थे, तो इन्हें ये डिकूज कहते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्यों डिकूज कहते थे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में फॉरेस्ट लॉज बने थे, ठीक है। ये फॉरेस्ट लॉज हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉरेस्ट लॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे जंगल को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया था। एक तो रिजर्व था, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा था विलेज। तो ये तो आपकी समझ हो गई। अब बच रहा था हमारा गोल्डन एज। तो गोल्डन एज एक्चुअली वो कहते किसे थे? आपको ध्यान होगा कि बिरसा मुंडा से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और बिरसा मुंडा पर ही जाकर खत्म होता है। तो आखिर ये गोल्डन एज कहते किसको थे और इस गोल्डन एज को पाने के लिए क्या संघर्ष किया इन आदिवासियों ने, इन ट्राइबल सोसाइटीज़ ने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इन ट्राइबल सोसाइटीज़ ने डिकूज के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें वापस अपना राज्य पाना था और इसके लिए संघर्ष जरूरी था, ये रिवोल्ट जरूरी था। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि नियमों कानूनों की वजह से उनका जो नॉर्मल लाइफ था वो भी बहुत ख़राब हो गया था, उनका जीना मुहाल हो गया था। तो ऐसे में उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। तो कौन कौन से विद्रोह हुए? बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए, पर आपकी बुक में तकरीबन 3 या 4 विद्रोह के नाम है, हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, ठीक है, कोल विद्रोह, कोल्स रिवोल्ट। इसके बाद 1855 में संथालों का विद्रोह हुआ, संथाल रिवोल्ट। इसके बाद 1910 में बस्तर का रिबेलियन हुआ, बस्तर एमपी का रिबेलियन हुआ, बस्तर रिबेलियन, ठीक है। और इसके बाद 1940 में वर्ली रिवोल्ट हुआ, वर्ली जो महाराष्ट्र में है वहाँ का रिवोल्ट हुआ, वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र। तो इन सब में काफ़ी विद्रोह हुए, पर इनमें संथाल के बारे में डिटेल्स में आपकी बुक में दिया हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि तो आपकी बुक में संथाल के बारे में डिटेल्स में दिया गया है, तो हम यहाँ पे यही चर्चा करेंगे कि संथाल विद्रोह में दरअसल हुआ क्या था, ये विद्रोह था क्या। नियम कानून वही थे, डिकूज के बनाए हुए जो थे, जो बाहरी लोग थे यहाँ पे, उनके बनाए हुए
तो इनमें सबसे प्रमुख संथाल विद्रोह है, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा के बगैर ये कहानी अधूरी रहेगी। बिरसा मुंडा से ही शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान होगा कि बिरसा मुंडा को लोग इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे और वो खुद भी कहते थे कि वो ईश्वर और आदिवासी समूह जो हैं, आदिवासी सोसाइटी जो है, उनके में एक मीडिएटर हैं, और लोग भी ऐसा यकीन करते थे। वो ऐसा सोचते थे कि बिरसा को कोई जादुई शक्ति प्राप्त है कि वो जिसे छू दे उसकी सारी बीमारी खत्म हो जाती है, अन्न यदि छू दे तो अन्न दोगुना हो जाता है। ऐसी चीज़ें बिरसा मुंडा के बारे में प्रचलित थी। बिरसा का जन्म हुआ मिड 1870 में और बचपन से ही उसने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी। हालांकि उसके फादर काफ़ी गरीब थे और उनकी गरीबी की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, और इस मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्रम में बिरसा को बहुत सारे अनुभव हुए, लाइफ के बहुत सारे अनुभव हुए। एक तो बचपन में वो जंगल में रहा था, तो वहाँ का जो एकदम मस्त लाइफ होता था, बिना कोई टेंशन के, बिना किसी चिंता के, बांसुरी बजा रहे हैं, भेड़ को घुमा रहे हैं, अखाड़े में जाके डांस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में उसे बहुत मज़ा भी आता था और ये उनका नॉर्मल लाइफ था। लेकिन समय बीता, चूँकि पिता बहुत गरीब थे, इसीलिए उन्हें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा तो बिरसा मुंडा भी साथ जाते थे, और इस क्रम में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को देखा, सुना और समझा। एक तो ये कि उनकी कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, जिन्हें सिरदर कहा जाता था, ये सिरदर्स को अक्सर उन्होंने अपने बचपन से ही बात करते सुना था कि जो मुंडा हैं उनको कहीं ना कहीं रिवोल्ट करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि उन्हें वो गोल्डन एज लाना है जिसमें वो पहले रहते थे। और जो ये ऑप्रेसिव सिस्टम ऑफ डिकूज था, जो डिकूज लोग उन लोगों के ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ करते थे, उन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अपने गोल्डन एज को लाना। और इसके लिए मुंडा के जो सिरदर्स थे, जो लीडर्स थे उनके समूह के, उनकी कम्युनिटी के, वो उन लोगों को प्रेरित करते थे। मुंडा बचपन में क्रिश्चियन स्कूल भी गया था, मिशनरी का जो स्कूल होता है उसमें भी गया था, उसमें भी पढ़ा था। और समय अंतराल के साथ साथ थोड़ा समय बीतने के बाद वो एक वैष्णव प्रीचर यानी वैष्णव उपदेशक थे, उनके संपर्क में भी रहा था, जिनसे प्रभावित होकर उसने जनेऊ वगैरह भी धारण किया था। तो ये चीज़ें जो थी उसके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं विशाल बनाती थी और प्रभावशाली बनाती थी। तो बिरसा का क्या एम था, आखिर वो ये मूवमेंट क्यों करना चाहता था? दरअसल वो आदिवासियों की जो सोसाइटीज़ थी उसमें रिफॉर्म्स करना चाहता था। ट्राइबल सोसाइटीज़ में बहुत तरह की गलत कुरीतियाँ थी जिनकी वो सफाई करना चाहता था। उन्होंने लोगों को जमा किया और लोगों को ये कहना शुरू किया कि भाई हमें अपना पुराना युग, गोल्डन एज जिसे वो सतयुग कहते थे, वो पाना है। और वो पाने के लिए आप यदि इस तरीके से रहेंगे तो वो नहीं चलने वाले, क्योंकि आदिवासियों की जो एक हैबिट थी कि वो अंधविश्वास में यकीन रखते थे, क्योंकि आदिवासियों में एक ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ही कॉमन थी। इसके अलावा गंदगी में रहते थे, साथ ही साथ वो अंधविश्वासों में यकीन रखते थे। और ये चीज़ें यदि रहेगी तो बिरसा मुंडा को ऐसा लगता था कि ना तो ट्राइबल सोसाइटी की सफाई हो सकती है, साफ सफाई हो सकती है, यानी दिमागी रूप से बात हो रही है यहाँ पे, और ना ही फिर वो एक तरह के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। ये बंधन वो डिकूज का बंधन था जिससे मुक्ति पाना था उन्हें। तो उन्होंने सारे लोगों को जमा करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि भाई ये आदतें तो छोड़नी पड़ेंगी, ये आदतें जो आपकी ड्रिंक करने की हैबिट है इसे छोड़ना पड़ेगा, अपने गांव में साफ सफाई रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि जो अंधविश्वासों में आप यकीन रखते हैं, इस अंधविश्वास में यकीन को छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके मुंडा जो हैं वो अपने सतयुग को पा सकते हैं और अपने जो इनका एंसेस्ट्रल राइट था। यहाँ पे ये भी नहीं भूलना है कि बिरसा ना सिर्फ मिशनरियों के खिलाफ था बल्कि वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी खिलाफ था। तो इन सबको ही वो डिकूज कहता था, ध्यान होगा आपको, आउटसाइडर्स कहता था और इन्हें निकाल बाहर करना चाहता था। उसने जो मूवमेंट स्टार्ट किया तो बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। मैंने पहले ही बताया था कि वो खुद तो बिलोंग करता था मुंडा जनजाति से, लेकिन उसको मानने वाले बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ के लोग आ गए। उनके फॉलोअर्स में बहुत सारे दूसरे ट्राइबल सोसाइटीज़ के लोग भी जुड़ गए, जिनमें संथाल्स भी थे, ओराव भी था, और भी अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग उनके फॉलोअर बन गए और उनके मूवमेंट में साथ देने लग गए। ब्रिटिश के खिलाफ इनका मेन मूवमेंट था। साथ ही साथ मिशनरीज के साथ साथ जो डिकूज के अन्य कैटेगरीज थे, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ट्रेडर्स वगैरह, इन सब के खिलाफ उसने एक मूवमेंट जो शुरू किया। तो इस मूवमेंट ने इतनी गति पकड़ ली कि ये काफ़ी तेज़ी से फैलने लग गया।
ब्रिटिश घबरा गए। एज यूजुअल ब्रिटिश हमेशा इस तरह के रिवोल्ट से घबरा जाते थे, यहाँ भी ब्रिटिशर्स घबरा गए और उन्होंने इसे क्रश करने की सोची। तो 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया। 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया तकरीबन 2 सालों के लिए, और 2 साल बाद जब उसे छोड़ा गया तो उसने वापस से जो रिवोल्ट जो बीच में धीमा पड़ गया था उसके जेल जाने की वजह से वापस उसने उसे ज्वाइन किया और अब लोगों के सपोर्ट के लिए वो गांव-गांव घूमने लगा। उन्होंने वहाँ के जो लोकल गाँव के शब्द होते थे उन्हें इस्तेमाल किए, उनकी भाषा इस्तेमाल की और वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस थे उन सबको इस्तेमाल किया ताकि लोगों की एकता बढ़े और लोग उसके आंदोलन में जुड़ते चले जाएं, क्योंकि वो सभी मिल के रावण का अंत करना चाहते थे। ये रावण वही थे जो डिकूज थे। इन सभी को, जो आउटसाइडर थे उन सभी को रावण कहते थे, उन्हें निकाल बाहर करना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1900 में कॉलेरा की वजह से बिरसा मुंडा की डेथ हो गई। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं ये आंदोलन समाप्त हो गया। जो बिरसा मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ब्रिटिशर्स इसलिए डरे हुए थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उसके आंदोलन से इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स का राज्य समाप्त करके मुंडा राज्य स्थापित कर लेगा वो, और इसीलिए उसे क्रश करने के लिए जेल में भी डाला था और बाद में जब उसे छोड़ा तो वापस आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन फिर कॉलेरा की वजह से बिरसा की मौत हो गई और बिरसा की मृत्यु के बाद ये आंदोलन जरूर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, इसका कुछ प्रॉपर परिणाम नहीं हुआ। इसका परिणाम सबसे बड़ा तो यही हुआ कि ब्रिटिशर्स को नए लॉज बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसमें कि डिकूज जो थे वो आराम से, बहुत आसानी से इन आदिवासियों की जमीन नहीं हथिया सकते थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस ये हुआ इस आंदोलन का कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान की भावना आई। उन्हें ये लगा कि हम कॉलोनियल रूल के खिलाफ अभी भी विद्रोह कर सकते हैं, यानी हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि हम कॉलोनियल रूल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इसके परिणाम की दृष्टि से यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि 1855 में होने वाला जो संथाल विद्रोह था वो एक सफल विद्रोह था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस वीडियो को भी देखिए, इसमें मैं लिंक डाल दूंगी फर्स्ट पार्ट का, वो भी देखिए। साथ ही साथ बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप शॉर्ट्स देखेंगे तो आपके जितने सारे चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग आदिवासियों के बारे में जो खास बातें हैं वो सारी मैंने कवर की हैं। इसीलिए उसमें बहुत सारी आदिवासियों की जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एरिया में जो आदिवासी हैं उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर की है। और आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और आपको समझ में आएगा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।